हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आपका टीचर दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन डीके यूट्यूब चैनल। तो बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और कुछ कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा घबराहट हो रहा होगा, थोड़ा डर लग रहा होगा कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसी होगी। बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम है, सेंटर मेरा यहाँ गया है और किस तरह से एग्ज़ाम होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और थोड़ी बहुत घबराहट तो हो रही होगी, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका साथ हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के बाद दो टाइप के स्टूडेंट को ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। पहला, जिसे क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, मैं उसको याद कराऊंगा। और दूसरा टाइप का स्टूडेंट जिसने पढ़ाई करके उसे रिवीजन की ज़रूरत है, तो रिवीजन भी इस क्लास में, इस वीडियो में आपको करूंगा। और मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि जब आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो, पूरे वीडियोस को कंप्लीट कर लेते हो, तो सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस है और आपने भी क्लास 10 में पूरे 1 साल बिताए हैं। तो बिना देर किए चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग 2019 में पूछे गए साइंस के सेकेंड सिटिंग के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप इस क्लास का ऑडियो फाइल भी डाउनलोड अगर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लें। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से सिर्फ सुन करके सारे क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। लेकिन उस ऑडियो फाइल को सुन करके याद करने से पहले कम से कम एक बार इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि मैंने क्या आपको बताया है, कैसे बताया है, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद ऑडियो को सिर्फ सुन करके हमेशा आप रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। जब अतिभारण होता है तो उसके समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। आंसर हो जाएगा आपका बहुत कम हो जाता है। जब अतिभारण होता है तो धारा का मान बहुत कम हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। आंसर हो जाएगा आपका जैव मात्रा, या फिर आप इसे बायोमास भी बोल सकते हैं। जैव मात्रा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीजन में ह्रास क्या कहलाता है, जब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो ऑक्सीजन में कमी क्या कहलाता है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी कि ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है तो क्या कहलाता है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि जब ऑक्सीजन का योग होगा यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि होगा तो उपचयन कहलाती है, और जब ऑक्सीजन में कमी होगा तब आपका अपचयन कहलाएगा। आप हमेशा के लिए उसको डिसाइड कर दें। ऑक्सीजन वृद्धि होगा तो उपचयन, ओके, और ऑक्सीजन में कमी होगा तो अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। आंसर हो जाएगा आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, यानी कि चालक का जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध करने का मतलब जब किसी तार में प्रतिरोध लगाया जाता है, किसी वायर में, तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। आंसर हो जाएगा आपका चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ओके, चालक में जब कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। देखिए ये कभी कभी ऐसा लगता है कि सोशल साइंस का क्वेश्चन है, बट हमें इसमें मिल जाती है कि सुरंगम जो है किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। आंसर हो जाएगा आपका केरल। सुरंगम जो है केरल राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन पादप हार्मोन है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। आंसर हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है, या फिर पादप हार्मोन का एक उदाहरण है साइटोकाइनिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, यानी किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका 3n²। इस फॉर्मूला से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 3n² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। आंसर हो जाएगा आपका नेत्रोद में।
जो लेंस में प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है ज़्यादातर नेत्रोद में होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी चलिए फिर से, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। ओके, मीथेन जो है सबसे सरल यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग या फिर कौन सा वर्ण अधिक परिकर्णन करता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है और अभी भी यहाँ पर दिया गया है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका नीला। ओके, प्रकाश में नीला जो है रंग है अधिक परिकर्णन करता है, जिसके कारण जो आकाश जो है हम लोगों को नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, आंसर हो जाएगा आपका फसल क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका मस्सा। ओके, मस्सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। एक होता है जीवाणु रहित और एक होता है जीवाणु जनित। और यहाँ पर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? आंसर हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? यानी निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, उसका कोड है वहाँ पर से इसका सिंबल दिया रहता है कि जब इस तरह से रहेगा आपका तो समझिए कि ये बौना पौधे का कोड है। तो बौना पौधे का कोड जो हो जाएगा एक कैपिटल टी और उसके बाद स्मॉल टी, टी टी कैपिटल टी उसके बाद स्मॉल टी रहेगा, तो बौने पौधे का कोड होता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ, चलिए चलता हूँ इस अगले क्वेश्चन पर इस तरह से एडजस्ट करके। ओके, चलिए कि निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? ओके, ये पहले भी आ चुका था और बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एकलिंगी का जब बात आएगा तो आपको हमेशा आंसर लगानी है पपीता के ऊपर। पपीता जो है एकलिंगी पुष्प है और एकलिंगी जनन, यानी कि जो कुछ भी आएगा एकलिंगी के बारे में और तो यहाँ पर आपका पपीता सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका पैदल चलना। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन दिया गया है कि पर्यावरण अनुकूल नहीं है, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा पैदल चलना, पर्यावरण अनुकूल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? आंसर हो जाएगा आपका हेलो, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ नज़र में आ रहा है। निम्न में से किस में प्रकाश का चाल अधिकतम होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका हवा में। ओके, देखिए मैं यहाँ पर रुक इसलिए गया था क्योंकि अगर आपका यहाँ पर अगर कोई अगला ऑप्शन अगर निर्वात रहता तो वो यहाँ पर निर्वात आंसर हो जाता। ओके, क्योंकि सबसे अधिक जो प्रकाश जो गमन करती है निर्वात में करती है, तो यहाँ पर आपका निर्वात नहीं है तो आपका हवा में हो जाएगा, और हवा भी रहेगा और निर्वात भी रहेगा तो आपका आंसर निर्वात हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? यहाँ पर आपको फॉर्मूला दे दिया गया है और आप यहाँ से अच्छे से मिला सकते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पर सही से देख लें। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो आंसर हो जाएगा आपका V बराबर आई आर, जो कि एक फॉर्मूला है विद्युत ऊर्जा का, V बराबर आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरुरज्जु निकलता है, यानी मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? आपका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क से। ओके, यहाँ पर हो जाएगा मेरुरज्जु अनुमस्तिष्क से निकलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा आपका मिलीमीटर। ओके, आवर्धन का SI मात्रक हमेशा मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान
अनुशिथिलन रक्त दाब होता है, यानी कि सामान्य अनुस्थिलन रक्त दाब होता है। बहुत जनरल क्वेश्चन है, आपको हिंदी में इस तरह से लिख करके आपको पढ़ा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 मिलीमीटर। ओके, जैसे कि हम लोग बीपी अगर चेक करवाते हैं कभी डॉक्टर के पास, तो इस तरह से 80/120 या फिर 120/80 क्या तो लिखते हैं वो लोग, तो यही इसका नॉर्मल होता है। तो सामान्य अनुस्थिलन रक्तदाब क्या होता है? 120 मिलीमीटर, यानी एमएम का मतलब कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? आंसर हो जाएगा आपका सोडियम, Na जो है इसका सबसे गलनांक बहुत कम है, यानी बहुत जल्दी गल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। अगर पूछ देगा कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत जो है किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर परावैंगनिक किरण। ओके, आंसर हो जाएगा आपका परावैंगनिक किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं बता दूं, यहाँ है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, जो धोने वाला सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका Na2CO3 इंटू 10H2O। ओके, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O जो है धोने वाला सोडा का सूत्र होता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? जो पीएच जो होता है, पीएच मान जो होता है, तो हमारा शरीर जो है किस पीएच मान के बीच में कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 7 से 7.8। ओके, ये हो जाएगा 7.0 से 7.8 के बीच में हमारा शरीर जो है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका विद्युत मोटर। ओके, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और यहाँ से मैं इसको ऊपर कर दूँ थोड़ा सा, चलिए इस तरह से, कि क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा आपका 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है कैसा प्रतीत होता है? आंसर हो जाएगा आपका काला। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला प्रतीत होता है। और हम लोग जब यहाँ से जमीन से देखते हैं तो आकाश जो है नीला दिखाई देता है, लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री जो होता है, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उन लोगों को आकाश जो है ब्लैक दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, यानी कितने बॉन्ड लगते हैं? मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इस तरह से ऑक्सीजन होता है और यहाँ भी ऑक्सीजन होते हैं, तो इसके बीच जो है कितने बॉन्ड लगते हैं? आंसर हो जाएगा आपका 3 आबंध, यानी कि 3 बॉन्ड लगते हैं, 1 2 3 इस तरह से, और आगे जा करके जुड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ, और ऑक्सीजन का तो हो गया था। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए लोड होने दीजिए, कि कौन सा अधातु कमरे का ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? यानी कि कमरे का ताप पर कौन सा जो है लिक्विड होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका मरकरी। आप इसको पारा भी बोल सकते हैं, ये कमरे का ताप पर लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। इनमें से सभी का कहने का मतलब है कि पर्णरहित होना चाहिए, पर्णहरित, और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, तो जाकर के स्वपोषी पोषण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है?
निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए छुपा हुआ, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ इसको, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। ये जो आंसर हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यानी कि कार्बन जो है उपधातु है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए, कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? देखिए क्वेश्चन को फिर से दोहरा दिया जाता है आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए। तो यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा गुड़हल। ओके, गुड़हल जो हो जाएगा आपका एक लिंगी पुष्प होगा। एक लिंगी जनन की बात करेगा या फिर और कुछ का तो आपका पपीता हो जाएगा। ओके, लेकिन जब पुष्प की बात करेगा तो गुड़हल होगा। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है, यानी कि दांतों को साफ करने के लिए जो दंतमंजन होता है तो वो कैसा होता है? लवण युक्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका CnH2n+2। ओके, CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और अभी भी आता है, हमेशा आते रहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या किस फोकस दूरी की ऋणात्मक होती है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर क्या है कि किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन डीके जो चैनल है आप इसको कहीं भी सर्च करेंगे, और इस क्लास में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसे वीडियोस मिलती रहे। मैं आपके साथ पूरे एग्जाम तक आपके साथ बना हुआ रहूँगा, मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुँचाते रहूँगा। पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक कुमार 00123।